चलिए बच्चों, कैसे हैं सब लोग। बच्चों, हम इको के एमटीपी फर्स्ट एमटीपी का जो है जनवरी 25 का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। अब हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पहले 50 क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम 51st क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम हमारा 51st क्वेश्चन। ए पीरियड ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मेजर्ड बाय द रियल जीडीपी इज कॉल्ड। बच्चों, बात कर रहा है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की। सिंपल सी बात है बच्चों, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं सर? बिजनेस साइकिल। मतलब ये वो प्रश्न है जो आपका 1-2 सेकंड में हो जाना चाहिए। सेकंड, हु मेंटेन ए बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया। इंडिया में जो फूड ग्रेन्स है, अनाज है, वो सारी चीजें हैं, उनका स्टॉक कौन रखता है? एफसीआई, नाफेड, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, नन ऑफ दिस। बच्चों, इसका आंसर है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखो, ये क्वेश्चन ना इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है। अब सारी थियोरेटिकल चीजें पूछ ली जाती है, नोट्स में आपके गिवन है। ठीक है। थर्ड, 53rd, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज डिक्लेयर्ड बाय। बच्चों, मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपने सुना होगा, एमएसपी। कौन डिक्लेयर करता है? द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, द कैबिनेट कमेटी ऑन द इकोनॉमिक अफेयर, और डी है नन ऑफ दीज। बताएं बच्चों, क्या आंसर आएगा इसका? तो इसका आंसर है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये डिसाइड करती है हमारे देश में एमएसपी। 54, अटल टिंकरिंग लैब इज एन इनिशिएटिव बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन? नीति आयोग, सीबीएसई, नेशनल आयुष मिशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बताइए बच्चों, क्या आंसर आएगा इसका? सर, इसका आंसर है नीति आयोग। देखो, नीति आयोग, फिर इंडियन इकोनॉमी, तेरा मल्टीपल क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि पेपर में सारे क्वेश्चन आएंगे यहीं से। पता क्या है, ये इंस्टीट्यूट का एमटीपी है। अब एमटीपी 2 में अलग भी हो सकता है। इसमें आप देखोगे ऑलमोस्ट मैक्रो है, और मैक्रो के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है, जैसे अभी इंडियन इकोनॉमी से आ गया, आपको सारे चैप्टर्स अच्छे से करने हैं। ठीक है बेटे। अब देखिए 55th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर टैक्सेस इन इंडिया। इंडिया में सबसे बड़ा मेजर टैक्स कौन सा है? कॉर्पोरेशन टैक्स, स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन, कस्टम ड्यूटी, या डी नन ऑफ दीज। बच्चों, अपना इसमें आता है बच्चों का कंफ्यूजन का एरिया। बच्चों को लगता है कि हमारे देश का सबसे बड़ा टैक्स है जीएसटी, और कुछ बच्चों को लगता है इनकम टैक्स। अब देखो, यहां पर इनकम टैक्स नहीं बोला, यहां पे कॉर्पोरेशन टैक्स बोला है। तो वही तो इनकम टैक्स होता है बेटे। इनकम टैक्स तो हर एक पर्सन पे लगता है, कॉर्पोरेशन टैक्स खाली कंपनीज पे लगता है। तो अगर खाली कंपनीज के टैक्स की बात करें तो वो मेजर रिवेन्यू नहीं है। तो इस वजह से हमारा आंसर बदल जाता है और ये लग जाता है स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन। जो भी आप डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी बेचते हो, किसी भी चीज का रजिस्ट्रेशन करवाते हो, स्टाम्प ड्यूटी भरते हो, तो वो रिवेन्यू हो जाता है। अगर यहां पर इनकम टैक्स जीएसटी होता तो आंसर बदल जाता। बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, मां लिमिटेड आंसर के हिसाब से हमारा 55th का आंसर बनता है बच्चों बी। अब सर 56 की बात करते हैं। फिजिकल पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड बाय डैश इन इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई, डिफरेंट बैंक्स, नन ऑफ दिस। देखो, नन तो होगा नहीं, ना बैंक्स होंगे। अब कुछ बच्चे ना इसमें आरबीआई करेंगे, यहां पर आईसीआई का आंसर गलत है। आरबीआई फिजिकल पॉलिसी नहीं मेंटेन करता, आरबीआई रेगुलेट करता है मॉनिटरी पॉलिसी को। तो आंसर इंस्टीट्यूट ने बी दिया है, जो कि गलत है। आंसर होना चाहिए ए, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो 50 का आंसर बच्चों क्या आएगा? ए, फाइनेंस मिनिस्ट्री। 57, ए सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चों, कैपिटल खर्चा बढ़ा या रिवेन्यू खर्चा बढ़ा, उससे क्या होगा? क्या फिजिकल डेफिसिट होगा, क्या बजटरी डेफिसिट होगा, क्या प्राइमरी डेफिसिट होगा, या नन ऑफ दिस? देखो, अभी खर्चे की बात करें तो ये आपको बताना चाह रहा है कि आपका रिवेन्यू बढ़ा है, आपका जो है एक्सपेंडिचर बढ़ा है, सॉरी, रिवेन्यू इतना नहीं बढ़ा, रिसीट नहीं बढ़ी। तो खर्चा जब ज्यादा हो रहा है तो हमारा होगा फिजिकल डेफिसिट। क्या होगा? फिजिकल। बजट से आ गया क्वेश्चन बेटे। 58, tax reforms are concerned with the reforms in the government taxation and the public expenditure policies. फिजिकल पॉलिसी का क्वेश्चन है, जिनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल रिफॉर्म, फिजिकल पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी, नन ऑफ दिस। बताइए बच्चों, क्या आंसर आएगा इसका? मैंने क्वेश्चन भी बता दिया, फिजिकल पॉलिसी का क्वेश्चन है, तो आंसर आएगा बेटे बी। चलिए 59, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एग्जाम में भी आया था। जीएसटी इनेक्ट हुआ था पार्लियामेंट की कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ? बच्चों, इसका आंसर आप सबको याद होना चाहिए, याद नहीं है तो याद कर लीजिए। 101 101वीं अमेंडमेंट थी, सी आएगा आंसर। चलिए 60th क्वेश्चन, व्हेन सम पीपल स्टार्ट इन्वेस्टिंग मनी इन द शेयर मार्केट,
एंड मैनी पीपल स्टार्ट फॉलोइंग द सेम विदाउट कंसीडरिंग द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। बच्चों याद कीजिए डिमांड का चैप्टर, कुछ लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, उनको देख के बाकी सब ने इन्वेस्ट कर लिया, उन्होंने उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज समझी नहीं, बस कॉपी करते रहे। जब हम बिना सोचे समझे किसी को कॉपी करते हैं बच्चों, कौन सा है वो सर? वो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है। यस ए, नो बैबलन नहीं है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। 61, ओहो, ये क्वेश्चन तो बच्चों हर आरटीपी एमटीपी एग्जाम में आपको दिखता ही दिखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज नेवर यू शेप्ड? इनमें से कौन सा कर्व यू शेप नहीं है? एमसी यू शेप होता है, यस, तो ये सही आंसर नहीं है। एवरेज कॉस्ट भी होता है। एएफसी, यस, एएफसी नहीं होता, याद है? एएफसी ऐसे होता है, काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो ये यू शेप नहीं होता। 62, माइक्रो शुरू हो चुकी है, देखिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर इज इनोवेट, बियर द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंस और नन ऑफ दीज। देखो बच्चों, एंटरप्रेन्योर रिस्क भी लेता है, सब कुछ करता है, मगर याद कीजिए मैंने क्लास में बताया था एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में क्या फर्क है? इनोवेशन का। तो एंटरप्रेन्योर का जो मेन काम है ना बच्चों, दैट इज इनोवेट, इनोवेशन करना। 63, द गेम थ्योरी इन ओलिगोपोली। ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बच्चे जनरली पढ़ते नहीं है, ऐसा क्वेश्चन ना पढ़ाया जाता है इनफैक्ट, बट आपको याद रखना है, इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। जनरली एग्जाम में ऐसा दिखा नहीं है, बट ना एमटीबी में कई बार सरप्राइजिंग क्वेश्चन दिखते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। द गेम थ्योरी इन ओलिगोपोली, ओलिगोपोली की बात कर रहा है, दैट वाज डेवलप्ड बाय। अब बच्चे कहेंगे इसका सर आंसर क्या है? इसका आंसर है बच्चे ए, राइट, याद कर लीजिएगा। 64, बिजनेस साइकिल का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। इफ ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हम ना कभी भी चेक करने के लिए कि एक्सपेंशन है या कॉन्ट्रैक्शन है, हम पॉपुलेशन की रेट को इकोनॉमिक की रेट से जो है कंपेयर करते हैं। इफ द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज हायर देन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो बच्चों क्या होगा? सेविंग ज्यादा होगी, लेसर होगी? या सेविंग पे फर्क तो पड़ेगा सर, सी और डी तो एलिमिनेट कर दो। अब आप मुझे बताओ, पॉपुलेशन जिस स्पीड से बढ़ रही है, देश की इकोनॉमी उससे कम स्पीड से बढ़ी है, तो सेविंग ज्यादा होंगी या कम होगी? कम होंगी। इट विल क्रिएट लेसर सेविंग। तो 64 का आंसर बच्चों क्या आएगा? बी। 65th, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, ये भी फिजिकल फंक्शन का पार्ट आ गया। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन कौन सी इकोनॉमी में होती है? प्री इकोनॉमी से होती है, फिजिकल पॉलिसी से होती है, या मॉनेटरी पॉलिसी से होती है, या बोथ बी एंड सी से? ध्यान से देखिए, ये वो क्वेश्चन है जो बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है। देखिए, फिजिकल पॉलिसी टैक्सेशन वाली, मॉनेटरी पॉलिसी मनी मार्केट सप्लाई वाली, तो आप देखो कि दोनों ही इंपैक्ट करते हैं, तो आंसर शुड बी डी, दैट इज बोथ बी एंड सी। चले 66, फिजिकल फेडरलिज्म। फेडरलिज्म याद है बच्चों? फेडरलिज्म क्या होता है कि हम ना दो तरह की सरकारें बना देते हैं, यूनियन वाली और स्टेट वाली, दोनों में पावर बांट देते हैं, दैट इज फेडरलिज्म। देखते हैं, ऑर्गेनाइजिंग इंप्लीमेंटिंग डेवलपमेंट प्लान, द मैनेजमेंट ऑफ द फिजिकल पॉलिसी बाय ए नेशन, डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक फंक्शन एंड रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। यस सी, हम पावर्स को, अथॉरिटी को, फंक्शन को देश की सरकार और राज्य की सरकार में बांट देते हैं, दैट इज फिजिकल फेडरलिज्म। 67, सर मार्केट फेलियर का क्वेश्चन आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट। द मेजर रीजन फॉर मार्केट फेलियर इज मार्केट पावर, यस, एक्सटर्नैलिटीज, यस, पब्लिक गुड्स, यस, तो आंसर शुड बी ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द। 68, द पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल, ये भी काइंड ऑफ इंडियन इकोनॉमी से आपका क्वेश्चन बच्चों यहां पर आ जाता है। ये कहां बनाया गया? देखिए बड़े ध्यान से, 2016 में, 15 में, 20 में, 1995 में, तो आंसर है बच्चों 2016 में। 69, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज लाइकली टू शिफ्ट द एग्रीगेट डिमांड कर्व टू राइट? बच्चों हमारा एग्रीगेट टोटल वाला जो डिमांड कर्व है इकोनॉमी का, राइट में मतलब बढ़ना है, कब होगा? जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा कर देगी, जब टैक्सेस ज्यादा हो जाएंगे, या टैक्स कट होगा अलोंग विद द इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, या सर 69 का आता है डी, ऑल ऑफ द अबव। बताइए बच्चों क्या आंसर आपके हिसाब से आना चाहिए? कह रहा है खर्चा बढ़ा दीजिए, क्या खर्चा बढ़ाने से होगा कुछ? नहीं, एक्सपेंडिचर बढ़ाने से भी नहीं होगा बच्चों। इसका आंसर ना प्रैक्टिकली आप देखोगे आंसर में गड़बड़ है, ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता, क्योंकि देखिए यहां पे हम टैक्स बढ़ा रहे हैं, यहां पे हम टैक्स कम कर रहे हैं, तो बातें तो मैच नहीं हो रही। इसका ना आंसर होना चाहिए बच्चों आपका बी, और बी में आंसर गलत है, यहां पे आना चाहिए डिक्रीज इन टैक्स। तो ये
टाइपिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है या कुछ है? आंसर इसका आना चाहिए डिक्रीज इन टैक्स। तो आप ठीक कर लेंगे, बी कर लेंगे ऑप्शन और उसको कट करके इंक्रीज को क्या लिख देंगे? डिक्रीज इन टैक्स। चलिए 70 क्वेश्चन बच्चों। देखिए हमारा काम ना अब स्पीड में इसको करना है ताकि हमारे पास ना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम कर पाए, और भी हमने करनी है चीजें, ठीक है? 70 क्वेश्चन देखते हैं। डैश कंसीडर डिमांड फॉर मनी इज एन एप्लीकेशन ऑफ मोर जनरल थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर कैपिटल एसेट। ये बच्चों अपना मनी वाला क्वेश्चन आ गया, स्ट्रेट आंसर है इसका बिना सोचे समझे, मिल्टन फ्रीडमैन की थ्योरी में ये बताया गया है। 71 द रेशियो that relates the change in money supply to given change in monetary base is known as required reserve ratio, money multiplier, deposit ratio या none of these। बच्चों ये आंसर तो आपको आना ही चाहिए, सिंपल सा है, मनी मल्टीप्लायर याद है, m इज इक्वल टू m बाय एम बी, वो वाला आ गया, मॉनेटरी बेस वाला आ गया, ठीक है? चलिए 72 which of the following holds that a country can increase the wealth by incurring the export and discouraging the import। कौन सी थ्योरी है? इंटरनेशनल ट्रेड का क्वेश्चन है, जो थ्योरी कहते हैं कि वेल्थ बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा कीजिए और इंपोर्ट को कम से कम कीजिए। सर इसमें सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, इसका आंसर है मर्केंटाइलिज्म। इंस्टीट्यूट के जो है ना आंसर गलत दे रखा है, वहां पे आई थिंक ए दे रखा है, आंसर शुड बी सी। मर्केंटाइलिज्म वाली थ्योरी कहती है, तो ठीक कर लीजिएगा इसको, ठीक है? 73 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन विच इज नॉट ए नॉन टैरिफ बैरियर, मतलब जो नॉन टैरिफ बैरियर नहीं है। सर समझिए दोबारा, नॉन टैरिफ बैरियर नहीं है मतलब वो टैरिफ बैरियर है। 73 इंटरनेशनल ट्रेड का क्वेश्चन आ जाता है। कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन, काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी, प्री शिपमेंट, यस। कौन सा नॉन टैरिफ नहीं है? देखो डॉक्यूमेंटेशन तो टैरिफ नहीं हो सकता, शिपमेंट इंस्पेक्शन टैरिफ नहीं है, काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी है, यस। जो एक्सपोर्ट वाला देश सब्सिडी देता है उतनी हम उस पर टैक्स लगा देते हैं, तो आंसर शुड बी बी, क्योंकि ये नॉन टैरिफ मेजर नहीं है। 74 at any point of time all markets tends to have the same exchange rate of given currency due to, करेक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे सारी मार्केट का सेम एक्सचेंज रेट होता है, किस वजह से? गिवन करेंसी। अलग अलग मार्केट की आर्बिट्रेज की बात करें, आर्बिट्रेज क्या होता है? सस्ती जगह से उठाकर महंगी जगह पर बेचना और मार्केट का फायदा उठाना। 75 इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप क्या करता है सर? ये आपका लेवल ऑफ आउटपुट को बढ़ाता है? नहीं, ऐसा तो नहीं करता, या करता है? नहीं करता। डजंट इंपैक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट, यस, बट रेजिस द प्राइस लेवल, यस। इन्फ्लेशनरी गैप बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी मगर आउटपुट पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर शुड बी डी, बोथ बी एंड सी। बच्चों 50 क्वेश्चन हमारा टारगेट है आज, 51 से 100, 25 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो आधा हम कर चुके हैं, बाकी का हम देखते हैं, ठीक है जी? चलिए 76 अभी थ्योरी के चल रहे हैं, न्यूमेरिकल आएंगे, डोंट वरी। Which of the following component of a monetary policy can be adapted for correct excess demand? To correct excess demand, डिमांड एक्सेस है उसको करेक्ट करना मतलब कम करना है, राइट? रेपो रेट इंक्रीज कर दे सर हम, टीआरआर इंक्रीज कर दे, मार्जिन रिक्वायर्ड इंक्रीज कर दे, सर तीनों चीजों से ही आप करेक्ट कर सकते हो एक्सेस डिमांड को, तो आंसर शुड बी डी, ऑल ऑफ द अबव। रिवर्स रेपो रेट, रेपो का उल्टा रिवर्स याद है? ये जनरेट करता है इंटरेस्ट इनकम, इज इंक्रीज टू कर्ब द इन्फ्लेशन, महंगाई को रोकने के लिए, इज नॉट ए पॉलिसी रेट। पॉलिसी रेट है या नहीं है इसकी बात करें, देखो पॉलिसी रेट तो है, ए भी ठीक लग रहा है, बी भी ठीक लग रहा है, तो आंसर शुड बी डी, बोथ ए एंड बी। 78 बच्चे, आरबीआई इज मेंटेड टू पब्लिश ए, ओहो बिना देखे बच्चे याद कीजिए, एमपीसी में हमने मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट बनानी है सर, हर 6 महीने में बनानी है, तो आंसर शुड बी ए, आंसर शुड बी ए। 79 द आर्गुमेंट फॉर द एजुकेशन सब्सिडी इज बेस्ड ऑन, देखो हमें एजुकेशन सब्सिडी देनी चाहिए ताकि लोग शिक्षा मिले लोगों को, उसका रीजन क्या है, क्या आर्गुमेंट देते हैं हम कि क्यों देनी चाहिए? पहला, एजुकेशन कॉस्टली है, द ग्राउंड दैट एजुकेशन इज ए मेरिट गुड, मेरिट गुड तो है, एजुकेशन क्रिएट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी तो है, बट क्या हमेशा महंगी एजुकेशन? नहीं, हम नहीं कह सकते। मोस्ट अप्रोप्रिएट है बी, मेरिट गुड है, और सी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, तो आंसर शुड बी डी, बोथ बी एंड सी। 80th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मैटर कनेक्टेड विद द स्टेट फाइनेंस इज मैनेज्ड बाय,
बच्चों स्टेट फाइनेंस से रिलेटेड जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है पीएमएस वाला, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इसको कौन बच्चों मैनेज करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। यस ये करता है, वैसे बाकी देख लेते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं, इकोनॉमिक अफेयर्स नहीं। द आंसर इज डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। 81 लिक्विडिटी ट्रैप, देखो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार आता है, एग्जाम में भी आया। लिक्विडिटी ट्रैप किसका एक्सट्रीम इफेक्ट है? सर मॉनेटरी पॉलिसी का। मॉनेटरी पॉलिसी का, फिजिकल तो टैक्सेशन वाली है, तो आंसर शुड बी ए, मॉनेटरी पॉलिसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरमीडिएट गुड? नेशनल इनकम आ गई बच्चों, इंटरमीडिएट गुड्स याद है? हम एक फॉर्मूला लगाते हैं ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, जो फर्दर प्रोडक्शन में यूज होते हैं। देखते हैं। द परचेज ऑफ गैसोलाइन फॉर ए ट्रिप टू कोलोराडो, ना परचेज ऑफ पिज्जा बाय कॉलेज स्टूडेंट विद कंजप्शन है। परचेज ऑफ बेसबॉल यूनिफॉर्म बाय प्रोफेशनल बेसबॉल टीम, ये ठीक लग रहा है। एंड द परचेज ऑफ जॉगिंग शूज बाय प्रोफेसर, नो। देखिए बास्केटबॉल, सॉरी हाँ, बास्केटबॉल जो टीम है ना, उसके लिए यूनिफॉर्म यूज होनी है, उसके उसी पर्पस के लिए, तो इट इज एन इंटरमीडिएट गुड्स, बाकी सारे इंटरमीडिएट नहीं है। 83 नेशनल इनकम अकाउंटेंट कैन अवॉइड मल्टीपल काउंटिंग। जो नेशनल इनकम निकालते हैं, मल्टीपल काउंटिंग को कैसे रोक सकते हैं? दोबारा काउंट ना हो, एक से ज्यादा ना हो, इंक्लूडिंग ट्रांसफर इन देयर कैलकुलेशन, नो। ओनली काउंटिंग द फाइनल गुड्स, यस ये तो होता है। काउंटिंग बोथ इंटरमीडिएट फाइनल, नो। एनी ओनली काउंटिंग इंटरमीडिएट, नो। हम सिर्फ फाइनल गुड्स को काउंट करते हैं, तो आंसर शुड बी 83 का बी, ओनली काउंटिंग फाइनल गुड्स। 34 ग्रोस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू, ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जब सर हम नेट इन्वेस्टमेंट में रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट को जोड़ देते हैं। इसका स्ट्रेट आंसर है बी। क्या है? बी। नेट प्लस, देखो आपको तो ना, आप देखिए सिंपल, आपको एक लॉजिक समझाऊं। ग्रोस और नेट का फंडा याद है नेशनल इनकम में? सर ग्रोस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, तो काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट है ना डेप्रिसिएशन, हम उसको रिप्लेस कर देंगे, तो आंसर शुड बी बी। 85 इफ एन ओलिगोपोलिस्ट इंकर लॉस इन द शॉर्ट रन, एक ओलिगोपोली वाले को शॉर्ट रन में लॉस हुआ, तो लॉन्ग रन में क्या करेगा? वो बिजनेस से आउट हो जाएगा, बिजनेस में रहेगा, क्या पता वो ब्रेक इवन कर ले, ये तो कुछ भी हो सकता है। यस, एनी ऑफ द अबव इज पॉसिबल, कुछ भी हो सकता। 86 इन द लॉन्ग रन ऑल प्रोडक्शन कॉस्ट आर फिक्स्ड, नो। संक, नो। वेरिएबल, यस। देखो लॉन्ग रन वो पीरियड है जहां पर सारी कॉस्ट वेरिएबल हो जाती है। 87 ये असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन आ गया बच्चों। असर्शन क्या है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज टू एक्सपेंड द इकोनॉमिक विंग्स ऑफ कंट्री, यस। रीजन क्या है इसका? ड्यू टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और रिलैक्सेशन इन द इंपोर्ट टैरिफ, द डीरेगुलेशन ऑफ द मार्केट और ओपनिंग ऑफ द मार्केट फॉर द प्राइवेट एंड फॉरेन प्लेयर एंड रिडक्शन ऑफ टैक्सेस and reduction of taxes, right? ये ऑप्शन है। both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A, yes बिल्कुल ठीक है बच्चों, रीजन भी ठीक है और आपकी assertion भी ठीक है, तो आंसर शुड बी ए, दोनों बातें करेक्ट हैं। चलिए 87 क्वेश्चन हो गए, 13 क्वेश्चन है बच्चों गिनके। 88 ओहो न्यूमेरिकल आ गया जी। कंजप्शन फंक्शन गिवन है C is equal to 300 plus 0.7 by इन्वेस्टमेंट गिवन है, नेट इंपोर्ट गिवन है बच्चों, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट वाला नेट इंपोर्ट मतलब माइनस। फॉर्मूला याद है आपको? C इज इक्वल टू, सॉरी Y इज इक्वल टू C प्लस Y, C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M, ठीक है बच्चे? तो C गिवन है आपको 300 प्लस 0.7 Y, इन्वेस्टमेंट गिवन है 800, इंपोर्ट खाली इंपोर्ट है तो माइनस में आ जाएगा, माइनस का 100। चलो जी इसको इधर ले जाते हैं बच्चों, ये बन जाएगा बच्चों हमारा कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए 1000 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 0.25। चलिए सोल्व करते हैं इसको। चलिए आ गया 4000, यस। तो आंसर हमारा क्या आ गया इक्विलिब्रियम लेवल का? 4000। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी है, जून में भी और सितंबर में भी। वेरी गुड। चलिए न्यूमेरिकल थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इतने ज्यादा नहीं आते बट आते तो अच्छे लेवल के आते हैं, ठीक है।
89 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आंसर क्या है 88 का हमारा? सर आंसर आ गया 88 का हमारा ए, करेक्ट। चलिए 89 की बात करते हैं। व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर व्हेन द सेविंग फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एस इज इक्वल टू -60 प्लस 0.2y। बच्चों 0.2y मतलब ये एमपीएस है ना, याद कीजिए एक फॉर्मूला था मल्टीप्लायर का 1/MPS, याद है बेटे? यस। तो 1 डिवाइड बाय 0.2 आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? 1 डिवाइड बाय, आप 1 डिवाइड बाय 0.2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5। तो आंसर है बी 5, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए सेविंग फंक्शन में जैसे कंजप्शन में होता है, एक होती है ऑटोनोमस, एक होती है आपकी जो आपकी बी बोलते हैं वहां पर हम उसको, जिसको एमपीसी बोलते हैं। तो सेविंग में इसको एमपीएस बोलेंगे, इंड्यूस कंजप्शन, ऐसे इंड्यूस सेविंग। तो ये आपकी एमपीएस है। 1 डिवाइड बाय 0.2 आपका आंसर आ जाएगा बेटे 5। 90th क्वेश्चन देखते हैं बेटे। A bank has deposit of 50 lakh and the reserve requirement 10%. What is the excess reserve? देखो इंटरेस्टिंग बात, इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर दिया है 30 लाख, जो कि गलत है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बताऊं, ये क्वेश्चन ही गलत है। ये आपसे पूछ रहा है एक्सेस रिजर्व कितना है। बच्चों एक्सेस रिजर्व क्या होता है? जितना एक्चुअल है और जितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। आपके पास 50 लाख है, लॉजिकली 10% आपको मेंटेन करना है। अगर ये आपसे पूछे कि 50 लाख का 10% कितना होगा, तो आप बता देंगे रिक्वायर्ड 5 लाख है। अब एक्चुअल तो गिवन है रिजर्व आपके पास, वो तो डिपॉजिट है। अगर आप उसको एक्चुअल मानोगे तो आपका आंसर 45 लाख बन जाएगा, और रिक्वायर्ड मानोगे तो आपका आंसर 5 लाख बन जाएगा। क्वेश्चन में डेटा इनकम्प्लीट है। इनको अगर यहां पर चाहिए था, पूछना चाहिए था कितना रिक्वायर्ड है, तो हम आंसर देते 5 लाख 10%। अगर एक्चुअल देते तो मैं एक्सेस बताया था। अब कुछ लोगों ने क्या किया, डिपॉजिट को 50 लाख मान लिया, एक्चुअल तो 45 लाख बन गया। तो डेटा इनकम्प्लीट है। रिक्वायर्ड के हिसाब से आंसर बनता है 5 लाख। ठीक है बेटे, 30 लाख तो कहीं से भी आ ही नहीं सकता। चलिए लास्ट के 10 क्वेश्चन है। मल्टीप्लायर देखो, पहले मनी मल्टीप्लायर आ गया, अब क्रेडिट मल्टीप्लायर आ गया। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर व्हेन द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो इज 50%? सर कितना आसान है, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/r होता है, तो 1 डिवाइड बाय 50% या 0.5, तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा? बस 2 आ जाएगा बच्चों। तो 91 का आंसर क्या आ जाएगा? बी। न्यूमेरिकल इजी है सारे। 92, which concept involves one short injection of the government expenditure into a depressed economy with the aim of boosting the business confidence and the encouraging the larger private investment? गवर्नमेंट का एक वन शॉट इंजेक्शन है। हमारी इकोनॉमी डिप्रेस्ड है, डिप्रेशन में है, हम चाहते हैं बिजनेस बूस्ट हो, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। जैसे बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ना, तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट लगेगी। तो इसे बोलते हैं, याद कीजिए, पंप प्राइसिंग। पंप प्राइसिंग वो ना, मैंने ना देखो इंस्टीट्यूट मॉड्यूल में नहीं है, इंटर में था, बट हमने ना अपने मॉड्यूल में लास्ट में 2 वर्ड पढ़े थे अपनी बुक में, हमारे वाले में। पंप प्राइसिंग और कंपनसेटरी स्पेंडिंग, याद होगा आपको। तो उसमें पंप प्राइसिंग है। 92 का क्या है बच्चों? ए। 93 की बात करते हैं। नेशनल इनकम पे क्वेश्चन आ गया बच्चों। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट जी ग्रोस वैल्यू एडेड एट एफसी। बच्चों ग्रोस वैल्यू एडेड जीडीपी होता है ना, जीडीपी एट एफसी निकालना सिंपल है सर। ये तो पहले निकालो जीडीपी एट एमपी। क्या होता है? सेल माइनस इंटरमीडिएट रॉ मेटेरियल गिवन है, प्लस चेंज इन स्टॉक है सर, है। कितना आ गया ये? 95 आ गया सर। पूछा है जीडीपी एट एफसी। जीडीपी एट एफसी के लिए बच्चों जीडीपी एट एमपी में से एनआईटी माइनस करते हैं, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स तो है नहीं बच्चों, सब्सिडी है। तो यानी कि -10 हो गया ना बच्चे, तो माइनस माइनस प्लस 95 प्लस 10 105। तो आंसर आएगा बच्चे इसका ए। 93 का क्या आंसर आएगा? 105 करोड़ या बिलियन जो भी है, करोड़ में गिवन है। ठीक है बेटे, इस तरीके ग्रोस वैल्यू एडेड मतलब जीडीपी ही होती है आपकी। पूछी गई एफसी पे तो नॉर्मल लगा दिया, सेल माइनस इंटरमीडिएट गुड्स प्लस चेंज इन स्टॉक को लगा दिया हमने बच्चे। उसके बाद हमने नेट एनआईटी को माइनस किया। अब एनआईटी ऑलरेडी माइनस में, क्योंकि टैक्स नहीं है, खाली सब्सिडी है, तो माइनस माइनस क्या हो गया बच्चे? प्लस हो गया। चलिए 94। अब ये क्वेश्चन ना बच्चों को बड़ा परेशान करेगा, क्योंकि ना जनरली बच्चे ये वाला फॉर्मूला पढ़ते नहीं। मल्टीप्लायर का ना एक फॉर्मूला है बच्चों, यहां पर मल्टीप्लायर का ना देखो गिवन क्या है, एक है रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो यानी कि आर 0.20। करेंसी इन सर्कुलेशन, याद है हमने वो 3 बिहेवियर पढ़े थे। एक सेंट्रल बैंक का बिहेवियर है रिजर्व रेशो, एक था कमर्शियल बैंक का, कमर्शियल बैंक का कितना रिजर्व रखना है एक्सेस वाला,
और एक था पब्लिक का। पब्लिक क्या कहता है? कैश टू डिपॉजिट, सीडी रेशो, याद है? सी बोलते थे हम, बुक में मिल जाएगा आपको। पब्लिक का बिहेवियर सी। सर्कुलेशन है 800, देखिए ध्यान से, सर्कुलेशन कितनी है बच्चों? 800, और डिपॉजिट कितने हैं? 2000। तो पब्लिक ने ना 2000 में से 800 कैश रखा है, यानी कि 0.4 उनका कैश टू डिपॉजिट रेशो होगा। सीडी बोलते थे, यहां पे सी बोल रहा हूं मैं, ठीक है सर। एक और था, एक था ईआर, एक्सेस रिजर्व रेशो। 2 बिलियन है 2000 में से, मतलब 0.01 आ जाएगा, 0.001 आ जाएगा बच्चे, 0.001। ये 3 रेशियो निकल गए, ठीक है। आर आपका रिजर्व रेशियो, सी आपका सी आपका कैश रिजर्व रेशियो, कैश टू डिपॉजिट रेशियो, और ये आपका एक्सेस रिजर्व रेशियो। निकालना कैसे वो बताओ, मनी मल्टीप्लायर निकालना। इसका ना फॉर्मूला, अगर आपको याद ना हो याद कर लीजिएगा, काफी बच्चों ने पढ़ा भी नहीं होगा। जनरली देखो हम भी नहीं कराते इतना डिफिकल्ट वाला, बट आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 प्लस सी डिवाइड बाय आर प्लस ई प्लस सी। 1 प्लस सी, सी है 0.4, आर है 0.2, ई है 0.001, और सी है आपका क्या बचा? हाँ, सी बचा 0.4। इसको सोल्व कीजिए बच्चों। इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? सोल्व करने पे भी आंसर ना 2.3 समथिंग आता है, उसको मैं नियरेस्ट करूं तो भी 2.4 आता है, जबकि आप देखोगे इंस्टीट्यूट ने आंसर देखा है 2.5। वो तो पॉसिबल है, कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। तो 2.3 समथिंग आता है, जो कि है नहीं, ग्रेस में जाना चाहिए, नहीं तो नियरेस्ट देखो तो 2.4 पे ये चला जाएगा। आई प्लस सी डिवाइड बाय आर प्लस ई प्लस सी। 1 प्लस सी, आई बोल देगा मैंने, 1 प्लस सी डिवाइड बाय आर प्लस ई प्लस। चलिए, मनी सप्लाई बच्चों किस पर डिपेंड करती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। इतना आसान क्वेश्चन, मॉनिटरी बेस पर। किस पर करती है? मॉनिटरी बेस पर। कैश रिजर्व पे नहीं करती, डिपॉजिट पे नहीं करती। लास्ट के 5 क्वेश्चन बच्चों अच्छे से करते हैं। 95th, ए ग्रुप ऑफ कंट्री जिनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है आपस में, और अदर कंट्री का एक्सटर्नल टैरिफ। ध्यान से सुनना, कंफ्यूज नहीं होना। आपस में हमारा एग्रीमेंट है और बाहर वालों के साथ हम एक्सटर्नल टैरिफ करेंगे, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग ब्लॉक। याद है क्या बोलते हैं? ट्रेड ब्लॉक। सी 96 का सी। 97 एनटीबी बच्चों डब्ल्यूटीओ का प्रिंसिपल है, नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। ये कहता है एक बार आपने इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट करने के बाद अपने डोमेस्टिक गुड्स में और इंपोर्टेड गुड्स में आप फर्क नहीं करेंगे, सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो 97 का बच्चों आंसर क्या बनेगा? पहला ऑप्शन है इंपोर्टेड एंड डोमेस्टिक शुड बी, यस ए ही है बच्चों, ए सिंपल है। 98 द टर्म रीवैल्यूएशन। बच्चों याद है दो तरह के एक्सचेंज रेट थे, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। एक होता है रीवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन, एक होता है इंक्रीज डिक्रीज। तो रीवैल्यूएशन कहां होता है बच्चों? रीवैल्यूएशन हमारा होता है सर फिक्स्ड वालों में, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे। बिल्कुल ठीक। लास्ट के 2 क्वेश्चन बच्चे। 99 एन एक्ट ऑफ इंटरफेरेंस बाय सेंट्रल बैंक लाइक द आरबीआई इन इन्फ्लुएंसिंग द एक्सचेंज रेट इज रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया। इंडिया में कभी कभी आपका आरबीआई एक्सचेंज रेट को स्टेबल करने के लिए इंटरफेयर करता है। इंडिया का सिस्टम कौन सा है? मैनेज फ्लोट रेट। कौन सा है? मैनेज फ्लोट है ऑप्शन में, यस बी। वेरी सिंपल। तो लास्ट क्वेश्चन आ गया, कैम्ब्रिज अप्रोच। मनी वाले आपकी जो है वो अप्रोचेस आ गई, मनी डिमांड वाली। अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज अप्रोच द वैल्यू ऑफ मनी डिपेंड्स ऑन डिमांड ऑफ मनी, सप्लाई, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। बच्चों कैम्ब्रिज अप्रोच में क्लियरली बोला गया है डिमांड फॉर मनी। तो दिस इज योर 50 क्वेश्चन, 51 से 100 तक। एक दो के आंसर गलत थे, क्वेश्चन इनकरेक्ट था, वो मैंने आपको बता दिया है। अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा बच्चे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार सिमिलर क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार सेम आ जाते हैं, नहीं तो एटलीस्ट प्रैक्टिस तो होगी ही होगी। जो न्यूमेरिकल है वो ऑलमोस्ट इसी तरीके के आएंगे। ये सोल्ड पीडीएफ है ना, करेक्ट, जैसे आंसर की गलत है मैंने करेक्ट कर दिया। पीडीएफ आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, ठीक है बच्चे। अच्छे से पढ़िए, एग्जाम आ रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपको। जय श्री राम, जय माता दी।